What if I tell you कि एक सीक्रेट फैमिली पूरे यूरोप की मालिक है, एक ऐसी फैमिली जिसके कंट्रोल में यूरोप के सारे बड़े बैंक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और इवन मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं। 2023 में इस फैमिली की नेट वर्थ थी $700 बिलियन, जो कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और इवन गौतम अदानी की कंबाइंड नेट वर्थ से भी कहीं ज्यादा है। व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इवन यूनाइटेड नेशंस तक हर जगह इस फैमिली का इन्फ्लुएंस है। इतना पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस होने के बावजूद आपको शायद इनका नाम भी ना पता हो। इवन अगर आप फोर्ब्स की टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट भी देखें तो उसमें भी इस फैमिली के किसी एक मेंबर का नाम भी आपको नजर नहीं आएगा। और उसकी वजह यही है कि ये फैमिली चाहती ही नहीं है कि कोई भी इनके बारे में कुछ भी जाने, और इसीलिए किसी टीवी, मैगजीन या पब्लिक कॉन्फ्रेंस में आपको ये फैमिली कभी नजर नहीं आएगी। ये है वॉलनबर्ग फैमिली, यूरोप की सबसे पावरफुल और अमीर फैमिली। ये फैमिली इतनी अमीर और पावरफुल कैसे हुई? क्या है इनका सीक्रेट और कौन था इस फैमिली को इतना पावरफुल बनाने वाला? 1837 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसे द पैनिक ऑफ 1837 कहा जाता है। ये 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। रियल एस्टेट बबल बर्स्ट हो गया, कॉटन की प्राइसेस गिर गई, इन्फ्लेशन आसमान तक पहुंच गई, बैंक्स के पास पैसा खत्म हो गया और बिजनेसेस फेल होने लगे, जिसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे चली गई। ये सारा क्राइसिस उस वक्त के अमेरिकन बैंकर्स के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, मगर एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर के लिए ये सारा क्राइसिस एक बहुत बड़ा लेसन था। इस नेवी ऑफिसर का नाम था आंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग। जब ये 1837 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आंड्रे उस वक्त अमेरिका में स्वीडिश नेवी के लेफ्टिनेंट के तौर पर स्टेशन था। उसने इस सारे क्राइसिस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया। वो ये समझ चुका था कि इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार अमेरिकन बैंकर्स हैं। उनकी इनकॉम्पिटेंस में आंड्रे के लिए लेसन था कि बैंक्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और ये भी कि उसके अपने कंट्री के बैंक्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। असल में उस टाइम स्वीडिश बैंक्स बड़े ही घिसे पिटे तरीके से चल रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना बहुत मुश्किल था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो थे, और सबसे बढ़कर स्वीडिश बैंक्स किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन नहीं देते थे। मतलब बैंक्स सिर्फ एक लॉकर या तिजोरी के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब ऐसे टाइम पर जब स्वीडन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रही थी, मल्टीनेशनल्स लॉन्च हो रही थी, स्वीडन की इकोनॉमी जबरदस्त बूम एक्सपीरियंस कर रही थी और रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। स्वीडिश बैंक्स लोन ना देने की वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे थे। देखिए, बैंक्स बहुत पावरफुल चीज होते हैं, इतने पावरफुल कि आज अमेरिका इन्हीं बैंक्स के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। बैंक्स की ये पावर आती है उनके बिजनेस मॉडल से। अब बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है? ये बैंक्स कैसे काम करते हैं? बहुत ही सिंपल वे में अगर समझाऊं तो बैंक्स आपके दिए हुए पैसे को आगे किसी और इंसान या कंपनी को एज अ लोन देते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि उनका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त अली। अब सपोज करें मैंने बैंक में 1000 रुपए सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाए और बैंक उस 1000 पर मुझे 5% इंटरेस्ट देता है, लेकिन फिर बैंक वही 1000 रुपए आगे अली को लोन देता है और उससे 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इस तरह बैंक को 5% इंटरेस्ट बचता है और वो उसका प्रॉफिट है। ये सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन है बैंकिंग की। इसके अलावा बैंक्स रियल एस्टेट, बिजनेसेस और स्टॉक एक्सचेंज में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, मगर आपको सिर्फ वही 5% मिलता है। खैर, उस वक्त स्वीडिश बैंक्स ये लोन देने का काम बहुत लिमिटेड स्केल पर कर रहे थे और लोगों को सिर्फ डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहे थे, और इस तरह प्रॉफिट कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे थे। यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो आंड्रे ने रियलाइज की और 1856 में स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम्स में अपना बैंक खोला, जिसका नाम था स्टॉकहोम्स एनस्किल्डा बैंक, या शॉर्ट फॉर्म में SEB। आज से 200 साल पहले बैंक ओपन करना इतना मुश्किल नहीं था जितना आज है। आज तो इतनी रेगुलेशंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। 19वीं
सदी में बैंक ओपन करना इतना आसान था जितना कोई ज्वेलरी स्टोर खोलना। SEB ने पहली दफा स्वीडन में लोगों को ये ऑप्शन दी कि वो अपना पैसा इस बैंक में डिपॉजिट करें और बदले में उनकी सेविंग पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। स्वीडन के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी, बिकॉज उनके नजदीक तो बैंक का काम सिर्फ ये था कि वो आपके पैसे को सेव करे, जैसे कोई लॉकर या तिजोरी होती है। पर अब उन्हें अपनी सेविंग्स पर प्रॉफिट मिल रहा था। SEB पर लोगों का एक हजूम लग गया। लोग अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लेकर SEB में डिपॉजिट करवाने लगे। इसी तरह क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था, तो बहुत से बिजनेसमैन SEB से आकर लोन लेना शुरू हो गए। वॉलनबर्ग एक तरफ से आम लोगों की सेविंग्स पकड़ रहा था और फिर वही सेविंग्स आगे इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट रेट पर एज अ लोन दे रहा था। चंद सालों में ही SEB पूरे स्वीडन पर छा चुका था। स्वीडन के हर बंदे का पैसा किसी न किसी तरह SEB के पास था। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि या तो आपका पैसा SEB में डिपॉजिट है या फिर आप SEB से लिया हुआ लोन पे ऑफ कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसने SEB से लोन लिया हुआ है। पूरी स्वीडिश इकोनॉमी SEB के कंट्रोल में थी, मगर वॉलनबर्ग फैमिली इधर रुकने वाली नहीं थी। उन्हें और पैसा और पावर चाहिए थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सारे पैसे से स्वीडन की सारी बड़ी कंपनीज खरीद ली जाएं। और फिर वॉलनबर्ग्स ने रेलवे से लेकर फैक्ट्रीज, शिपिंग पोर्ट्स, प्रेस, रियल एस्टेट, हर चीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वीडन की शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जिसमें वॉलनबर्ग्स के स्टेक्स ना हो। स्वीडन की सारी इकोनॉमी, सारा पैसा, सारे लोग सिर्फ एक फैमिली के कंट्रोल में थे, और ये कंट्रोल अब स्वीडन से निकलकर यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। वॉलनबर्ग फैमिली की इसी बढ़ते हुए कंट्रोल को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1916 में एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था वॉलनबर्ग फैमिली के लिए, मगर उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। वॉलनबर्ग्स ने इन्वेस्टर AB के नाम से एक नई कंपनी बनाई और SEB के अंडर जितनी भी कंपनीज थी उनकी ओनरशिप इन्वेस्टर AB को ट्रांसफर कर दी। अगले 20 सालों में इन्वेस्टर AB इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि पूरे स्वीडन की 40% वर्कफोर्स इस एक कंपनी के लिए काम कर रही थी। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, और यहाँ पर अब वो पॉइंट आने वाला है जो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई बहुत ध्यान से सुने। वर्ल्ड वॉर 2 दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी। एक ग्रुप एलाइज कहलाता था और उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे कंट्रीज थे, और दूसरी तरफ एक्सिस ग्रुप था जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। इन दोनों ग्रुप्स के लोग एक दूसरे को जानी दुश्मन समझते थे। उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि कोई भी ग्रुप दूसरे को कम्प्लीटली तबाह किए बगैर उससे बात करने को तैयार नहीं था। दोनों तरफ से लाखों लोग मारे जा रहे थे, और वही वॉलनबर्ग फैमिली इस कश्मकश में थी कि उन्हें इन दोनों ग्रुप्स में से किससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और फिर उन्होंने भी वही किया जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने किया था। वॉलनबर्ग फैमिली ने एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को हैवी लोन्स देना शुरू कर दिए, और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी की सारी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया, ताकि जर्मनी को वेपन्स की सप्लाई खत्म ना हो। और ये सब वॉलनबर्ग किसी चैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इन तीनों कंट्रीज से सीक्रेट एग्रीमेंट्स किए, जिसके अकॉर्डिंग वॉर खत्म होने के बाद एक तरफ जर्मनी SEB को फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में ब्रांचेस खोलने देगा, और सारी पोस्ट वॉर डेवलपमेंट फंडिंग SEB के थ्रू ही होगी। और इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में भी SEB को स्पेशल रिलैक्सेशंस दी गई। एक चीज हमेशा याद रखें, बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता, और वॉर सबसे बड़ा बिजनेस है। वॉर एक इंडस्ट्री है, और उसको चलाने वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में अमन हो। अमेरिका अफगानिस्तान वॉर में 10 लोग अरबपति बने थे। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स लीक हुई हैं जिनसे पता चलता है कि ये वॉर क्यों लंबी होती जा रही है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में तनाव रिलीजन या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से है, तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं। जिन कंट्रीज या ग्रुप से ये दोनों कंट्रीज ये हथियार खरीदते हैं, आपको क्या लगता है वो कभी चाहेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में अमन हो?
कभी भी नहीं। उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार फिर कौन खरीदेगा? दोनों तरफ के आम लोगों को बेवकूफ बनाकर एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है। मूवीज, मीडिया और सिलेबस के थ्रू ब्रेन वॉश किया हुआ है ताकि ये इस चक्कर से बाहर निकल ही ना सके, और नतीजतन अमीर पहले से ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब मजीद गरीबी की दलदल में घुसता जा रहा है। यही डबल गेम वॉलनबर्ग्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में की और अभी तक करते आ रहे हैं। 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो जहां सारे यूरोप ने रशिया पर टोटल सैंक्शंस लगा दी, वहीं वॉलनबर्ग्स की 2 कंपनीज एटलस कॉर्पको और एसकेएफ रशिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करती रही। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 90% केसेस में हमने देखा है कि अमीर फैमिलीज तीसरी या चौथी जनरेशन में खत्म हो जाती हैं। तो फिर वॉलनबर्ग फैमिली इतने लंबे अरसे तक कैसे सरवाइव कर गई और 100 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली कैसे हैं? वॉलनबर्ग फैमिली ने इस 3rd जनरेशन कर्ज से निपटने के लिए ये हल निकाला कि किसी 1 या 2 बेटों को सारा पैसा ट्रांसफर करने के बजाय वॉलनबर्ग फैमिली की सारी वेल्थ एक फैमिली फाउंडेशन में जाती है और उस फाउंडेशन में फिर काफी सारे मेंबर्स डिफरेंट कंपनीज को हैंडल करते हैं और इस तरह कोई एक फैमिली मेंबर पूरी वॉलनबर्ग एम्पायर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक और रूल ये भी है कि जिस फैमिली मेंबर को कोई कंपनी दी जाती है उसे पहले 8 से 10 साल कंपनी में निचले लेवल पर काम करना होता है ताकि वो कंपनी के सारे प्रोसेसेस और वर्किंग जान जाए और अपनी वर्थ प्रूव करने के बाद ही उसे मैनेजमेंट रोल दिया जाता है। यही वो अप्रोच है जिसने इस फैमिली को आज भी जोड़ कर रखा हुआ है और यही वो चीज है जो वेंडरबिल्ट फैमिली ने नहीं की थी। वेंडरबिल्ट फैमिली 19वीं सदी में पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, मगर आज आपको उनका नाम भी कहीं सुनने को नहीं मिलता। 1973 में जब वेंडरबिल्ट फैमिली का एक रियूनियन हुआ तो उसमें कोई एक फैमिली मेंबर भी मिलियनेयर नहीं था। पैसा, अमीरी, पावर, ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। इस वीडियो में तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स शेयर की हैं हमने आपके साथ। तारीख गवाह है कि इंसान बहुत ही सेल्फिश साबित हुआ है, इतना सेल्फिश कि दूसरे की लाश पे भी उसे अपना फायदा नजर आए तो वो पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें।